नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली जाएंगे सीएम, उपचुनाव पर भी होगा मंथन। अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे। पिछले सप्ताह स्थगित हुए इस दौरे को केंद्रीय हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसके चलते केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए मुख्यमंत्री 6 जून को दिल्ली रवाना होंगे। 7 जून को हाईकमान से चर्चा के बाद वो 8 को शिमला लौट सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में कोविड प्रबंधनों की रिपोर्ट पेश करेंगे। राज्य में प्रस्तावित फतेहपुर विधानसभा और मंडी संसदीय उपचुनाव पर भी हाईकमान से मंथन होगा। 1.5 साल बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए भी चर्चा संभव है। खास है कि इसके लिए सीएम अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी केंद्रीय हाईकमान के समक्ष पेश करेंगे। खासकर कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर केंद्रीय हाईकमान की भी नजर बनी हुई है। इसी कारण कई बार कोविड काल के दौरान भी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकलें लगती रही हैं। पश्चिम बंगाल में मिलने वाली सियासी झटके के बाद केंद्रीय हाईकमान अब उत्तर प्रदेश सहित सभी छोटे बड़े राज्यों को पहले से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। खासकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने सभी से पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। इन्हीं सियासी हलचलों के बीच सीएम का यह दिल्ली प्रवास काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 75% समर पर्यटन सीजन तबाह, कोरोना बंदिशों के चलते पर्यटन कारोबारी निराश। प्रदेश में 75% समर पर्यटन सीजन तबाह हो गया है। इस साल भी कारोबार न होने से पर्यटन कारोबारी पूर्व तरह से निराश हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबारियों ने प्रदेश सरकार से लगाई गई बंदिशों में राहत प्रदान करने की मांग उठाई है, ताकि शेष दिनों में पर्यटन कारोबार चल सके। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र सेठ का कहना है कि प्रदेश में समर सीजन के 3 माह पर्यटन कारोबार के लिए बेहतर रहते हैं। इस दौरान अच्छा कारोबार रहता है, मगर प्रदेश में लगी बंदिशों के चलते राज्य में 75% समर सीजन बिना सैलानियों के बीत गया है। ऐसे में पर्यटन कारोबारी निराशा में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बीते साल भी समर सीजन के महामारी की भेंट चढ़ गया था। हालांकि राज्य में इसके बाद विंटर सीजन में कारोबार जरूर खुला था। बीते साल समर सीजन में आर्थिक नुकसान झेलने के बाद पर्यटन कारोबारियों को इस साल समर सीजन से काफी उम्मीदें थी, मगर इस साल भी समर सीजन के शुरुआती दिनों में कारोबार मंदा बीतने से कारोबारी के हाथ निराशा लगी है। वही कारोबारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 25% सीजन शेष रहा है। ऐसे में अभी भी कारोबारियों को उम्मीदें हैं, जिसके चलते कारोबारियों ने प्रदेश सरकार से राहत प्रदान करने की मांग उठाई है, ताकि कारोबारी वर्ग अपने बैंक लोन सहित अन्य खर्चों की पूर्ति कर सके। महेंद्र सेठ ने कहा कि होटल व्यवसायियों ने अपना कारोबार चलाने के लिए बैंकों से कई तरह के लोन उठा रखे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए आज बड़ा दिन, प्रमोट करने की प्लानिंग, बोर्ड अध्यक्ष से होगी चर्चा। बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा पर शुक्रवार को अहम बैठक होने वाली है। एचपी बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के समक्ष छात्रों को प्रमोट करने की प्लानिंग पर चर्चा करेंगे। यह तो तय हो गया है कि बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की तैयारी के साथ ही अंक तय करने के फॉर्मूले पर भी मंथन शुरू हो गया है। 4 जून यानी कि आज को स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारी शिमला आकर इस बाबत अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। 12वीं कक्षा में इस वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में ईपीटीएम शुरू होने जा रही है। इस दौरान 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी ईपीटीएम में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीएसई की तर्ज पर आगे बढ़ने की बात करते हुए कहा कि इस बारे में फैसला 5 जून की कैबिनेट बैठक में ही होगा। विभागीय जानकारी के अनुसार जमा 2 के छात्रों को प्रमोट कर उनकी मेरिट पिछली व प्री बोर्ड में होने वाली परफॉर्मेंस के आधार पर निकाली जाएगी। इसके अलावा जो छात्र अपनी मेरिट को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को कोविड खत्म होने के बाद लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। फिलहाल बैठक में बोर्ड परीक्षा पर क्या प्लानिंग होती है वह अहम रहेगा। सीएम ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालत में परीक्षाएं नहीं करवा जा सकती हैं।
आज बारिश के साथ बरसेंगे ओले, विभाग ने जारी किया अलर्ट, पहाड़ों पर 6 तक बारिश। हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा, डलहौजी में शुक्रवार को भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग द्वारा राज्य के इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में 5 से 9 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। पहाड़ों पर 6 जून तक 1-2 स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि पहाड़ों पर 7 जून से 9 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, मगर दोपहर के समय आसमान में बादल घिरने शुरू हो गए थे। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। बिलासपुर व हमीरपुर के तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा चंबा व डलहौजी में 5, ऊना व सुंदरनगर में 3, सोलन में 2 और केलांग में 1 डिग्री तक पारा लुढ़का है। राज्य के भुंतर, कल्पा व नाहन को छोड़कर शेष हिमाचल के तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। हर नागरिक को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए सरकार, कांग्रेस का राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन। कांग्रेस ने हर नागरिक के लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार राजभवन जाकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने व हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने के बारे में आग्रह किया है। कांग्रेस ने ज्ञापन में कोविड-19 से देश के नागरिकों व उनके परिवार की अप्रत्याशित तबाही एवं पीड़ा का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। श्री राठौर ने कहा कि महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन रणनीति भारी भूलों का एक खतरनाक कॉकटेल है। सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने से अपना कर्तव्य ही भुला दिया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया है, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई है। केंद्र सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की, यानी एक वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतें तय की ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। उन्होंने कहा कि अन्य देशों ने मई 2020 में वैक्सीन खरीद के ऑर्डर दिए थे, जबकि केंद्र सरकार ने इस वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। रोहतांग दर्रा अब सभी वाहनों के लिए बहाल। गर्मियों के देश व दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाला रोहतांग दर्रा सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गया है। उधर अटल बनने के बाद रोहतांग दर्रे की महत्ता कम हो गई है। हालांकि सेना के काफिले सहित अधिकतर वाहन अटल टनल से ही आर पार हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडरों की गाड़ियां रोहतांग दर्रे से ही होकर जा रही हैं। बीआरओ ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडरों की गाड़ियों को अनुमति नहीं दी है। बुधवार को 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल डीजल के टैंकर रोहतांग दर्रे से होकर मनाली से ले रवाना हुए। रोहतांग दर्रा बहाल होने से डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडरों ले जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिल गई है। लाहौल व पांगी घाटी के लिए भी गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। दूसरी ओर मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू है। गुरुवार को लाहौल व मनाली घाटी में बादल छाए रहे, जबकि ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी भी हुई। गौर हो कि बीआरओ ने 5 दिन पहले ही रोहतांग दर्रे के दोनों छोर जोड़ दिए थे, लेकिन मंगलवार को दर्रा वाहनों के लिए बहाल हुआ था। बुधवार को डीजल, पेट्रोल के टैंकरों का पहला जत्था रोहतांग दर्रा पार कर लेह रवाना हुआ। बीआरओ कमांडर कर्नल उमा शंकर ने बताया कि रोहतांग दर्रा सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर लिया है। उन्होंने बताया कि बरलाचा दर्रे सहित रोहतांग दर्रे में वाहनों की आवाजाही सुचारू है। ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने वालों को प्राथमिकता, जनजातीय क्षेत्रों में ही ऑन स्पॉट पंजीकरण। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि कोविड टीकाकरण में उन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाए जिन्होंने ऑनलाइन स्लॉट बुक किए हैं। लाभार्थियों द्वारा टीकाकरण के लिए स्वयं किया गया ऑनलाइन पंजीकरण और अपॉइंटमेंट टीके की वेस्टेज को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। कोविड टीकाकरण केंद्र द्वारा 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों स्लॉट प्रदान किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिन लाभार्थियों ने कोविन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया है, उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाए।
45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो नेटवर्क तथा स्मार्टफोन के अभाव में अपना सत्र बुक नहीं कर सकते हैं, वे सीधे टीकाकरण केंद्रों पर ऑन साइट पंजीकरण करवा सकते हैं। लोगों ने कोविन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने का आग्रह है। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑन साइट पंजीकरण केवल जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा। हिमाचल में कोरोना के केस घटे तो अब ब्लैक फंगस के बढ़ने लगे मामले, 2 और मरीज मिले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले घटने लगे तो अब ब्लैक फंगस का आंकड़ा रफ्तार पकड़ने लगा है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC में ब्लैक फंगस के 2 और मरीज पहुंचे हैं। ये दोनों हमीरपुर जिला के हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर इन मरीजों के उपचार में जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि इन मरीजों की आंखों में सूजन के चलते टेस्ट किया गया तो ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनकी सर्जरी भी की गई है। IGMC में अब तक 9 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले हमीरपुर से 6, सोलन से 2 और 1 मरीज शिमला से सामने आया है। 9 में से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 24 कोरोना संक्रमितों की मौत, 771 नए पॉजिटिव, सक्रिय केस 11,057। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के नए मामलों के बाद मौतों का आंकड़ा भी घटने लगा है। गुरुवार को 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 7, शिमला 5, सिरमौर 4, मंडी 2, सोलन 2, जबकि हमीरपुर, चंबा, ऊना और कुल्लू में 1-1 संक्रमित ने दम तोड़ा। 2 जून को प्रदेश में 27 संक्रमितों की मौत और 787 नए केस आए थे। गुरुवार को प्रदेश में 731 कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 210, मंडी 137, ऊना 73, शिमला 76, हमीरपुर 59, बिलासपुर 45, सिरमौर 68, सोलन 82, कुल्लू 36, किन्नौर 15 और लाहौल स्पीति में 10 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1890 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,93,137 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,78,840 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 11,057 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,717 संक्रमितों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना की जांच के लिए 16,250 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की 2 लाख खुराकें मिली हैं। देश में एक बार फिर कम हुए दैनिक मामले, बीते 24 घंटे में 1.32 लाख नए केस मिले, 2,713 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार 2 दिन से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि शुक्रवार को सामने आए मामलों में हल्की गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटों में देश में 1.32 लाख नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि 2,713 मरीजों की मौत हुई है। पिछले कई दिनों से दैनिक मामले कम हो रहे थे, जिसके चलते कई राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में कंपनियों के खुलने से अब प्रवासी मजदूरों ने आना जाना शुरू कर दिया है। किन्नौर के अमित ने 24 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतेह कर रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले के 24 वर्षीय युवा ने एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रचा है। किन्नौर जिले की आदर्श पंचायत वटसेरी के युवा अमित ने साहस का परिचय देते हुए विश्व की सबसे ऊंची चोटी को चढ़कर देश, प्रदेश और किन्नौर जिले का नाम रोशन किया है। वर्ष 2021 में एवरेस्ट की चढ़ाई पार करने वाले अमित पहले सिविलियन एवरेस्टर बने हैं। सिर्फ 24 वर्ष की आयु में और कोरोना महामारी जैसी विकट परिस्थितियों में भी अमित ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले 10 सदस्यीय दल में भारत के केवल 3 लोग शामिल थे। 3 अन्य पर्वतारोही नेपाल के थे। बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ाई करने के शौक रखने वाले अमित ने एवरेस्ट पर चढ़कर वर्ष 2021 के पहले सिविलियन एवरेस्टर का खिताब पाया है।
अमित नेगी के 59 वर्षीय पिता इंद्र भगत नेगी और माता सुमति देवी नेगी ने अमित की उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी को दिया है। उन्होंने कहा कि उनके सहयोग से ही उनके बेटे ने जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। कालाम सिरमौर में दवा कंपनी में छापा, 30 लाख नशीले कैप्सूल पकड़े। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के ऑरिजिन फार्मा इंटरनेशनल दवा कंपनी में छापा मारकर पुलिस ने 30,10,015 नशीले कैप्सूल पकड़े हैं। इस कंपनी में मुंबई और गुजरात के फर्जी कंपनियों के नाम पर यह गोरख धंधा चल रहा था। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब पुलिस भी हाल ही में इसी कंपनी की ओर से जाली मार्केटिंग कंपनी के लिए तैयार की गई दवाइयों की खेप जब्त कर चुकी है। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पाया गया है कि फार्मा उद्योग मुंबई की पीपी फार्मा, A1 पार्क प्लाजा बांद्रा और गुजरात के साहिबाबाग अहमदाबाद की कंपनियों के लिए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन ये दोनों ही कंपनियां फर्जी पाई गई हैं। पंजाब पुलिस ने इसी कंपनी द्वारा ऐसी जाली मार्केटिंग कंपनी के लिए तैयार की गई दवाइयों की खेप जब्त की थी। पुलिस के अनुसार ऑरिजिन फार्मा इंटरनेशनल कंपनी का मालिक षड्यंत्र रचकर प्रतिबंधित दवाइयों का उत्पादन कर अन्य राज्यों में बेच रहा था। मेहुल चौकसी की पत्नी का सनसनीखेज दावा, मिस्ट्री गर्ल ने पति को भारत लाने के लिए बिछाया जाल। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका जेल में बंद है। उसे भारत लाने का कवायद चल रहा है। भारतीय एजेंसी डोमिनिका में सबूत के साथ मौजूद है। वहीं दूसरी ओर मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति ने बड़ा खुलासा किया है। चौकसी की पत्नी प्रीति की माने तो उनका पति मिस्ट्री गर्ल के चक्कर में फंस गया। पति ने दावा किया है कि मिस्ट्री गर्ल ने चौकसी को भारत लाने के लिए एक जाल बिछाया और अपनी चपेट में ले लिया। गौरतलब है कि बीते दिनों चौकसी डोमिनिका में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार हो गया था। चौकसी डोमिनिका जेल में बंद है। यहाँ के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति ने कहा कि बारबरा नाम की एक लड़की ने चौकसी को भारत वापस लाने के लिए एक जाल बिछाया है। अगस्त 2020 में एंटीगुआ में हमारे घर के सामने एक फ्लैट रेंट पर लेने के बाद उसने हम दोनों की जिंदगी में प्रवेश की। 2029 करोड़ की कमाई के साथ विराट कोहली 59वें नंबर पर सूची में एकमात्र क्रिकेटर। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल करीब 197 करोड़ रुपए के साथ 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के भी कप्तान कोहली ने 12 महीनों में करीब 229 करोड़ रुपए कमाए हैं। इनमें से करीब 25 करोड़ रुपए वेतन से और करीब 204 करोड़ रुपए विज्ञापनों से मिले। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी, सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ।